बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लेसन है केमिस्ट्री के लिए। उसमें हम लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट देखेंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट पर जाने से पहले हम ये देखना चाहते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसमें ये ए एंड बी दो रिएक्टेंट्स हैं। ये दो रिएक्टेंट्स का आपस में जब रिएक्शन होता है, यानी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उससे दूसरे दो नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं, ये सी एंड डी। तो इस तरह से ये एक रिएक्शन लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ बनता है, तो जिसको ये इस ऊपर वाले तीर के निशान से शो किया गया है। और दूसरा रिएक्शन भी वो जो कि नीचे वाले इस निशान से शो किया गया है, तीर के निशान से, वो इन दो चीज़ें जो बन गई हैं सब्सटेंसेस, इनके रिएक्ट करने से वापस वो पहले वाली चीज़ें बन जाती हैं, तो वो उसको नीचे वाले तीर के निशान से शो किया गया है। तो इसमें जो समझने और याद रखने की बात वो ये है कि चार रिएक्टेंट्स या रिएक्टिंग स्पीशीज़ ये हैं, जिनमें से एक ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। चार रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं और ये एम और एन ये नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि 10 ए, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो 10 मोल है। और अगर मैं कहूँ 5 बी, तो इसका मतलब है कि बी जो रिएक्टेंट है वो 5 मोल है। इसी तरीके से ये एक्स एंड वाई ये भी नंबर ऑफ़ मोल्स को शो करते हैं। अब हम किसी और पेज पर ये आ गए हैं और इसमें ये देखिएगा लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसके जो वर्ड्स हैं, जो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मास एक्शन की, वो इस तरह से ये देखिएगा। द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। यानी कि वो पिछले पेज पर जो चार चीज़ें बतलाई, ए बी सी डी, ए और बी जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, सी एंड डी जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं वो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, यानी रिवर्स रिएक्शन के लिए। तो उन चारों में से किसी एक की बात करेंगे तो वो ये है, द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। मिसाल के तौर पर अगर बी की बात करें तो बी की जितनी एक्टिव मास होगी तो वो उतना ही उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। अच्छा, सी की अगर हम बात करें तो सी की जितनी वो एक्टिव मास होगी, अगर ज़्यादा एक्टिव मास होगी तो जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा, कम एक्टिव मास होगी तो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्ट करेगा। तो इसीलिए तो ये है कि एक्टिव मास के ज़्यादा या कम होने से जो है ये उस के सब्सटेंस के रिएक्ट करने का रेट मुतासिर होगा, कम या ज़्यादा होगा। और अगली बात जो है एंड के बाद, ये पूरे रिएक्शन के लिए है, यानी कि या तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, वो लेफ़्ट से राइट की तरफ कंप्लीट, यानी उसमें से एक रिएक्टिंग स्पीशीज़ नहीं बल्कि पूरा रिएक्शन, या फिर
वो बैकवर्ड रिएक्शन होगा राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो जो भी हो, चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन लें या बैकवर्ड यानी रिवर्स रिएक्शन की बात करें, ये उसके लिए ये है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी कि रिएक्टेंट्स की जो एक्टिव मासेज हैं, अब तो 2 रिएक्टेंट्स हो गए, कभी 3 भी हो सकते हैं, लेकिन हमने जो देखा ये अपना जो रिएक्शन देखा है, ये इसमें 2 रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं। तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं, इनके एक्टिव मास का जो प्रोडक्ट बनेगा, अभी थोड़ी देर में बनाकर दिखलाएंगे कि प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो उस प्रोडक्ट के साथ पूरा रिएक्शन का रेट जो है, रिएक्शन की स्पीड जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो बात यूँ समझ में आई कि ये जो ऊपर वाली बात लिखी हुई है वो एक सब्सटेंस के लिए है यहाँ तक, और फिर ये जो दूसरी बात है वो पूरे कंप्लीट रिएक्शन के लिए है, चाहे वो लेफ़्ट से राइट की तरफ हो या राइट से लेफ़्ट की तरफ हो। ये देखें, ये वही पहले वाला पेज हम सामने लेकर आए हैं, यहाँ पर जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन को डेराइव करना है, इसीलिए ये डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हेडिंग लगी हुई है। और ये पूरी बात मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही ये चीज़ें बता दी हैं कि ये जो C और D है, जो A और B है, और इसी तरह M और N के बारे में भी बता दी हैं चीज़ें। तो वहाँ वापस बैक में जाकर आप उस लेसन को देख सकते हैं। जब लेसन में ये चीज़ देख लेंगे कि ये A B क्या चीज़ें, C D और ये M N X Y वगैरह ये चीज़ें, तो उसके बाद आगे इसी को इस्तेमाल करते हुए एक्सप्रेशन डेराइव करना है। और ये जो पेज है एक्सप्रेशन डेराइव करने में शामिल है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। ये देखें, ये नेक्स्ट पेज है जो कि पिछले पेज के साथ कंटिन्यूशन में है। वहाँ हमने शुरू किया हुआ है पिछले पेज पर काम, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डेराइव करने का। उससे अगले पेज पर फिर ये लिखना है नोट में, यानी जो लिखने वाला शख्स है वो लिखेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। अभी कुछ देर पहले लॉ ऑफ मास एक्शन की जो स्टेटमेंट है वो हमने पढ़ी, उसको समझा, और उस स्टेटमेंट के मुताबिक ये बात ये वहीं से ली गई है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी वो जो मैंने कहा कि कंप्लीट रिएक्शन चाहे लेफ़्ट से राइट की तरफ हो वो फॉरवर्ड रिएक्शन है, और आगे दूसरे की भी बात आने वाली है। तो लेकिन पहले ये देख लेते हैं, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये उसको इससे शो करेंगे RF के साथ। वो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड है, वो स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये रिएक्टिंग स्पीशीज़ लिखे हुए हैं, जो लेफ़्ट साइड वाले रिएक्शन के लेफ़्ट साइड पर, यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, तो ये इस तरह से लिखेंगे। दरमियान में कोई निशान न लगाने का मतलब है कि ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है। और उनके जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, जैसे ए का नंबर ऑफ़ मोल चाहे वो 10 हो, 5 हो, 3 हो, वो जितना भी M से हमने उसको शो किया, तो वो नंबर ऑफ़ मोल्स जो ऊपर लिख देने हैं। हर एक रिएक्टिंग स्पीशीज़ के जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो ऊपर लिखने हैं। ए का भी नंबर ऑफ़ मोल्स ऊपर लिखा, बी के भी नंबर ऑफ़ मोल्स ऊपर लिखा। तो इस तरीके से ये दोनों की एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट बन गया, ये इस तरह से। और एक दफ़ा फिर देख लें, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो ये वाला इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़।
और फिर इसको मैं छोड़कर जा रहा हूँ, बाद में वापस आएंगे इसके ऊपर। और आगे देखिएगा रिवर्स रिएक्शन के लिए भी ऐसे ही है। ये देखिएगा द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, वो उसको आर बी का मतलब है कि बैकवर्ड रिएक्शन, वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उनकी जो एक्टिव मासेज हैं रिएक्टिंग स्पीशीज़ की। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो स्पीशीज़ हैं वो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी उसी तरह से ऊपर लिखे और प्रोडक्ट उनकी एक्टिव मासेज का इस तरह से बना लिया। और अब वापस जाते हैं, ये देखिएगा जिसके लिए मैंने कहा वापस आना, तो ये तो इसके आगे और करके तो ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाकर इक्वलिटी का निशान लगा दिया और एक कांस्टेंट लगाया है, जो कि मैथमेटिक्स का रूल है कि प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाकर जब इक्वलिटी का निशान लगाते हैं तो साथ में एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये कांस्टेंट लगाया, और दूसरे जो प्रोपोर्शनलिटी की एक्सप्रेशन है उसमें भी एक कांस्टेंट लगाएंगे। ये देखिएगा ये रिवर्स रिएक्शन के लिए यानी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये कांस्टेंट हमने लगाया। ये जहाँ पर मैंने टिक के दो निशान लगाए हैं, इन इक्वेशंस को बहुत अच्छी तरह देखने की ज़रूरत है, एक ये वाली और एक ये वाली। ये देखें, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये चीज़ याद रखनी है, अभी थोड़ी देर बाद काम आने वाली है। ये के एफ के साथ ए एंड बी की एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट, और रिवर्स रिएक्शन के लिए यानी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये याद रखना है कि के बी के साथ उनकी ये सी और डी की एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट ये अभी इस्तेमाल होना है, ये इसको याद रखना है। ये देखें, केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड इन दिस स्टेट, इस स्टेट में यानी केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। तो इस हालत में कि जब इक्विलिब्रियम कायम हो चुका हो उस वक्त याद रखें कि लेफ़्ट से राइट की तरफ भी वो रिएक्शन चल रहा होता है और राइट से लेफ़्ट की तरफ भी रिएक्शन चल रहा होता है। तो उन दोनों रिएक्शंस के चलने की वजह से, जारी रहने की वजह से ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अल्फाज हैं। तो ऐसी हालत में ये देखिएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रिवर्स रिएक्शन की स्पीड यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जाहिर सी बात है, इक्विलिब्रियम का तो मतलब ये है कि ना राइट से लेफ़्ट की तरफ कोई कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी चीज़ों की और ना लेफ़्ट से राइट की तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो जितनी कंसंट्रेशंस राइट पर और लेफ़्ट पर बन चुकी हैं वो कंसंट्रेशंस उतनी ही रहेंगी, लेकिन ये उतनी ही इसलिए रहेंगी कि दोनों रिएक्शनों का रेट, स्पीड दोनों रिएक्शनों की बराबर हो जाएगी। तो दोनों तरफ के रिएक्शंस एक ही जितनी चीज़ें बनाते रहेंगे। तो इसीलिए ये चीज़ लिखिए आर एफ इक्वल्स टू आर बी। और आर एफ के बदले में अभी जो थोड़ी देर पहले कहा कि ये चीज़ याद रखनी है, फॉरवर्ड रिएक्शन के बदले में ये के एफ के साथ वो फॉरवर्ड रिएक्शन वाली जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ का जो एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट है वो, और ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो कांस्टेंट है इसके साथ वो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ का जो प्रोडक्ट है वो थोड़ी देर पहले जो बताया था। तो इसके बदले में ये आ गया और ये इसके बदले में ये आ गया। और आगे देखते हैं, यानी कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड के लिए उसकी वैल्यू ये लिखी हुई है और रिवर्स रिएक्शन यानी बैकवर्ड वाला रिएक्शन उसकी जो है स्पीड के लिए उसकी वैल्यू ये लिखी हुई है। और अब ये इस इक्वेशन को सॉल्व करना यहाँ पर सिखाया नहीं जाएगा क्योंकि हमारे लेसन का यह हिस्सा नहीं है। इसको सॉल्व करने से ये बनता है, इसको हमने कहा ये नंबर 1 इक्वेशन।
यस, अभी लास्ट पेज यानी पिछले पेज पर ये इक्वेशन नंबर 1 जो हमने देखी, तो उसमें ये जो रेशो है यानी के एफ अपान के बी, तो उसके बदले में उसी इक्वेशन में इसके बदले में जब हम ये लिख देंगे तो फिर उस इक्वेशन नंबर 1 की ये शक्ल ऐसे बन जाएगी। तो बाकी चीज़ें तो ये उसी तरह हैं, इक्वेशन नंबर 1 की उसी तरह रखी हैं, सिर्फ ये किया है कि ये जो रेशो है के एफ अपान के बी, उसके बदले में एक कांस्टेंट रखा है, सिंगल कांस्टेंट। पढ़कर सुना देता हूँ। फॉर एनी गिवन टेम्परेचर, किसी भी गिवन टेम्परेचर पर जब रिएक्शन का वो इक्विलिब्रियम कायम हो जाए, तो उस इक्विलिब्रियम वाली हालत में ये जो रेशो है, द रेशो ये वाली इज़ कांस्टेंट, तो वो चेंज नहीं होती है। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो चेंज नहीं होती है। जब चेंज नहीं होती है तो फिर इनके बदले में एक फिर एंड कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल कांस्टेंट ये इस्तेमाल कर रहेंगे, तो बाकी चीज़ें वही होंगी। तो इस तरह से यहाँ ये चीज़ जहन में रखनी है कि ये इक्वेशन नंबर 1 ही में इसके बदले में ये एक सिंगल कांस्टेंट रखा है। तो 1 इम्प्लाइज दैट का मतलब है कि इक्वेशन नंबर 1 की शक्ल ऐसे बन जाती है, ये बन गई। लेसन के आखिरी हिस्से में शुरू से लेकर आखिर पेज तक ये नोट्स में दिखलाना चाहता हूँ, वो देखिएगा। ये पहला पेज है जिस पर लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट है। ये पेज नंबर 2 है, यानी दूसरा पेज है। इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिराइव करने के लिए ये नोट शुरू किया गया है और आगे फिर बाद में पेज नेक्स्ट दिखलाया जाएगा। ये तीसरा पेज है। पिछले पेज वाला नोट आगे कंटिन्यूशन में चल रहा है। ये चौथा पेज है, इसको देख लें। और ये आखिरी पेज है हमारे लेसन के नोट का।